अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास अब हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। डायमंड की प्रॉपर्टीज़ अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी डायमंड की यही है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है प्योर स्टेट के अंदर, और हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, यानी सबसे ज़्यादा जो सख्त जो दुनिया के अंदर मटेरियल है वो डायमंड है। इसकी डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 2.45 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि रे ऑफ लाइट का बैंड करना, ठीक है, और जिसकी वजह से इट एक्वायर ग्रेट ब्रिलियंस। यही वजह है कि आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है, चमकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 3500 है। ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे इसके रीजंस में। और प्योर डायमंड इज़ ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, यानी एक्सरे इसमें से पास हो जाती हैं, और यही वजह है कि हम प्योर और इम्प्योर डायमंड को करेक्टराइज करने के लिए हम जो होता है वो एक्सरेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो प्योर डायमंड होगा तो उसमें जो एक्सरेज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पास हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि प्योर डायमंड कलरलेस होता है, और अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर ऐड हो जाएं तो इम्प्योरिटीज़ के ऐड होने की वजह से इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कलर जो हो सकते हैं वो आ सकते हैं। नीला रंग आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, येलो आता है, रेड आता है और ब्लैक आता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास किसकी, डायमंड की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझ लें। देखें स्ट्रक्चर जो है डायमंड का जो रिवील हुआ है बाय एक्सरे एनालिसिस के ज़रिए हुआ है। ये आपने जो है वो सेकेंड ईयर के अंदर ब्रैग्स लॉ पढ़ा होगा, और उसके अंदर आपको बताया होगा किस तरह से जो है वो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा किस तरह से आप जो है वो वेवलेंथ के ज़रिए इनके दरमियान बॉन्ड के एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो याद रखें कि सबसे ऊपर आप इसको देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि देखें ये आपका सबसे छोटा यूनिट है जिसके अंदर 4 कार्बन, देखें 1 2 3 4, ये 4 कार्बन टेट्राहेड्रली क्या है आपके पास अरेंज है। ये एक यूनिट है। अब इसके साथ मज़ीद एक और अटैच, यानी ये एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है, फिर ये जो कार्बन है वो मज़ीद 4 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो आपके पास डायमंड में हर जो कार्बन एटम आपको नज़र आ रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो जो अटैच हुआ वो आपको नज़र आ रहा है। और आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और 4 वैलेंसी होने की वजह से इसका मतलब कार्बन जो है वो मज़ीद 4 एटम को अपने साथ अटैच कर चुका है। या अच्छी तरह से आपने CH4 के स्ट्रक्चर में और नॉमेनक्लेचर्स के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि कार्बन की जो बुनियादी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। यही वजह है कि आपके पास जो कार्बन है वो कार्बन के बराबर में जो होते हैं हर एटम के साथ जो होते हैं वो 4 मज़ीद कार्बन एटम अटैच होते हैं, और इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल यूनिट आता है। ये जो आपको नहीं 4 नज़र आ रही है, पहला आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ देखें ये पहला 4 एटम वाला स्ट्रक्चर है। अब इसके नीचे देखें ये 4 है, फिर इसके नीचे देखें 4, तो आपको ये पूरा एक नेटवर्क नज़र आएगा जिसके अंदर कार्बन जो है वो आपका जो है वो टेट्राहेड्रली जो है वो आपको अरेंज हुआ नज़र आए। अब टेट्राहेड्रल आपने CH4 के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल क्या होता है। जैसे पंखा है, पंखे के तीनों परों को आप नीचे खींच दें, जब नीचे खींचेंगे तो क्या होगा कि वो जो शक्ल बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। और ये ड्रॉ हुई हुई भी आपको नज़र आ रही है टेट्राहेड्रल के 4 कोने, ये आपका ये पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना, ठीक है। इसके बाद अब हाइब्रिडाइजेशन आपको मैंने पढ़ाई थी CH4 के स्ट्रक्चर के अंदर, तो अब क्योंकि इसके अंदर जो है वो टेट्राहेड्रल है तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, यानी ईच कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है। इसके बाद देखें बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट यूनाइट विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ डायमंड, यानी एक जो बुनियादी सबसे छोटा यूनिट है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने एक दीवार खड़ी की है, और दीवार खड़ी करने में आपके पास जो है वो एक ब्लॉक है, और वो ब्लॉक बन बन के एक बहुत बड़ी दीवार बना ली। तो जब छोटे छोटे यूनिट मिलते हैं तो एक बड़ा आपके पास जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी तरह से द बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट यूनाइट विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ द डायमंड, और ये आपके पास जो यूनिट सेल बनता है डायमंड का, ये छोटे छोटे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के एक बहुत बड़ा जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर जो होता है, जाइंट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की लाइट रोशनी में हम इसके कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ वो हम जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये देखें 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके कंज्यूम हुए हुए हैं, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ने क्या करी हुई है, बॉन्ड बनाई हुई है। तो देखें इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई फ्री आपके पास क्या हो, मौजूद हो। अब यहाँ पर देखें
देखें डायमंड के अंदर जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है वो बाइंड हुए हैं, और बाइंड होने की वजह से वो लोकलाइज हैं, यानी एक जगह फिक्स हैं, वो कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि आपके पास डायमंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह फिक्स हुए होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते। यही वजह है कि डायमंड जो होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम यूटिलाइजेस इट्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, और दीज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ कार्बन एटम, यानी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम के बीच में मौजूद है और वो कहीं पर भी क्रिस्टल में कहीं भी मूव नहीं कर सकता। यही वजह है कि आपका डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये हो गई। अब इसके बाद देखें जो सेकंड है वो हार्डनेस है। अब हार्डनेस में देख लें, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखें कि आपके पास जो है वो एक जो है बुनियादी यूनिट है, और यूनिट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल्स जो हैं वो आप क्रिस्टल मौजूद हैं, और क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब देखें एक एक यूनिट आपको नज़र आ रहा है, फिर एक नीचे है, फिर यहाँ पर है, और इस तरह करके पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। अब यहाँ पर देखें बहुत सारे बिलियंस ऑफ इसके अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स क्या है मौजूद हैं। अब जब कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर मौजूद हैं तो इसकी वजह से एक तो आपके जो एटम्स हैं वो एक जगह पे फिक्स हैं, वो कभी भी क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे पे स्लाइड ओवर नहीं कर सकते। यानी एक एटम है दूसरी कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है, जब अटैच है तो वो जाहिर सी बात है मूव नहीं कर सकता, जब मूव नहीं कर सकता तो वो एक जगह पे क्या है आपके फिक्स है। तो यही वजह है कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम्स विच आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यानी ये एक कार्बन है और वो मज़ीद 4 के साथ क्या है अटैच है, और हर कार्बन जो है वो एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यानी ये कार्बन है और इसके 4 आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, यानी 4 कोने आपको टेट्राहेड्रॉन 4 कोने आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, और पोजीशन के फिक्स होने की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते। अब इसके बाद देख लीजिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से है कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 347 किलो जूल पर मोल जो होती है वो एनर्जी क्या होती है चाहिए होती है। अब देखें एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 347 किलो जूल पर मोल चाहिए, तो आप देखें इस डायमंड के अंदर आपके पास बिलियंस ऑफ बॉन्ड्स मौजूद हैं, और उनको ब्रेक करने के लिए जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यही वजह है कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके पास जो है वो जो हमारे मेटल्स होते हैं तकरीबन उनके बराबर होता है। अब हम आ जाते हैं ग्रेफाइट की तरफ। दूसरा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले इट इज़ अ डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये सॉफ्ट होता है, ग्रीसिस टू फील, दैट्स वाई इट इज़ यूज अ ल्यूब्रिकेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखें कार्बन ग्रेफाइट डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, वो अभी हम पढ़ के आए, क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं वो आपके एक जगह पे फिक्स हैं। लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मौजूद होंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी हम इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वो देखें कहाँ पर जो है वो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या मौजूद है। हाई मेल्टिंग का भी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये आमतौर पे ब्लैक मार्क जो होता है पेपर पे छोड़ देते हैं, इसलिए हम इनको जो है पेंसिल को प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। पहली चीज़। अब सबसे पहले देखें, अब देखें इसमें कार्बन है। सबसे पहले देखें इसका, जैसे आपके पास डायमंड था, डायमंड में 4 एटम थे, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ याद रखें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है कि ये देखिए आप सबसे पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये देखें ये कार्बन है आपका, और इसके साथ ये मज़ीद ये कार्बन, यानी डायमंड में एक कार्बन था वो 4 के साथ अटैच था। अब देखें ये कार्बन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कार्बन, ये कार्बन है, और इसके साथ मज़ीद 3 कार्बन अटैच है। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। अब इस तरह से इस कार्बन को देखें, ये मज़ीद 3 कार्बन के साथ क्या आपके पास अटैच है। ये कार्बन देखें, ये मज़ीद 1 2 और 3, ये 3 कार्बन के साथ क्या आपका क्या साथ अटैच है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। 4 होने का मतलब 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन ने जो है वो 3 बॉन्ड्स क्या हुई हुई हैं, बनाई हुई हैं। अब 3 बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 4 की है,
3 बॉन्ड इसने बनाई हुई है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जितने भी कार्बन एटम नज़र आएंगे उन सब ने 3 बॉन्ड बनाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है उसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, आपके पास फ्री है। तो अब यहाँ पर देख लें, ये 3 है, इन्होंने जो है वो शेप जो है वो हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में आपका बनाया हुआ है, और ये एक हेक्सागोनल रिंग है, दूसरा हेक्सागोनल रिंग है, और इन्होंने अपने आप को लेयर्स के अंदर अरेंज किया होता है। देखें ये पहली लेयर्स, ये दूसरी, ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, इसके नीचे क्या होगा, एक लेयर और मौजूद होगी। अब इनके दरमियान जो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है वो 0.1 नैनोमीटर होती है, और एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है। और इन्होंने जो है वो इसके अंदर इसको एंगस्ट्रॉम में करके जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो बताने की चीज़ है वो ये बताने की चीज़ ये है कि जब आपके पास ग्रेफाइट था तो डायमंड था, तो डायमंड में चार आपके पास क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, और चारों के चारों क्या थे, बॉन्डेड थे, तो उसकी शेप जो थी वो टेट्राहेड्रल थी। अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर जो कार्बन है वो ट्रायगोनल फॉर्म है, और याद रखें आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था जब स्ट्रक्चर ऑफ इथीन को मैंने डिस्कस किया था, जब भी आपके पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो वहाँ पर ट्रायगोनल जो होती है वो शेप होती है, यानी ट्रायगोनल शेप का जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने भी कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, हर कार्बन आपके पास क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी एक s और 2 p ने आपस में कंबाइन हो गए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हुए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या है, फ्री है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, ये देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हेक्सागोनल रिंग है, ठीक है, फॉर्म डिफरेंट लेयर्स इन ग्रेफाइट, ये मैंने भी आपको बताया, लाए विच लाई 3.35 एमस्ट्रॉम, ये इन्होंने जो है वो यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर में करके लिख दिया है, यहाँ पर एमस्ट्रॉम में करके लिखा हुआ है। और इन दोनों के दरमियान ये लेयर्स जो हैं, इन लेयर्स के दरमियान वीक वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो आपके पास क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि देखें, एक एटम 3 दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है, इसका मतलब यह है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, आपके पास कंडक्ट करता है। यानी नीचे जो है वो आपके पास एक लेयर है इलेक्ट्रॉन्स की, जो यानी जो बीच में जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच में आपके पास यहाँ एक शीट है इलेक्ट्रॉन की, जो फ्रीली क्या कर रही है, आपके पास मूव कर रही है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर में देख लें। अब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो अपने इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। यही वजह है कि जो आपके पास ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, पास करता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए सॉफ्टनेस। अब देखें, सॉफ्टनेस इस वजह से है कि ये लेयर्स हैं, और लेयर्स के बीच में डिस्टेंस भी है, और जो है वो लेयर हैं, तो जाहिर सी बात है जब लेयर मौजूद हैं तो वो एक दूसरे डिस्टेंस भी मौजूद है। तो यही वजह है कि ये जो आपके पास ग्रेफाइट है, ये आपके पास जो होता है वो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ये सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट की वजह बता दी कि इनके लेयर्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस मौजूद होता है, और डिस्टेंस मौजूद होने की वजह से ये एक दूसरे पे क्या कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं, और स्लाइड करने की वजह से ये आपके पास क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्लिपरी टू टच होते हैं। यही वजह है कि हम इनको ल्यूब्रिकेंट्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अब इनका जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लाइन का डिस्टेंस है वो 1.42 एमस्ट्रॉम है। जब 4.2 एमस्ट्रॉम, तो इसका मतलब कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपके पास क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमने जो है वो कार्बन की एलोट्रॉपिक्स फॉर्म पढ़ ली है। इसके बाद हम आ जाते हैं एलोट्रॉपिक्स फॉर्म और सल्फ़र की तरफ आ जाते हैं। सल्फ़र की भी आपके पास 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक आपके पास जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और दूसरी जो है नॉन एमॉर्फस फॉर्म है, जिसे आमतौर पे हम प्लास्टिक की सल्फ़र कहते हैं। अब सबसे पहले देखें क्रिस्टलाइन फॉर्म में देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म आपको पता है जिसके अंदर एटम्स क्या हो, एक ख़ास पैटर्न के अंदर क्या हो, अरेंज हो, तो उनको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। और इसके बाद जो है वो पहली जो फॉर्म है वो आपका रोम्बिक सल्फ़र है जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो है वो आपका मोनोक्लिनिक सल्फ़र मौजूद है। एक को अल्फ़ा सल्फ़र कहते हैं और दूसरे को हम जो है वो बीटा सल्फ़र कहते हैं। अब देखिए रोम्बिक सल्फ़र को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसको प्रिपरेशन करने का बहुत आसान सा तरीका है। इस तरीका ये है
कि जो ऑर्डिनरी सल्फ़र होता है उसको आप कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या करते हैं, आप क्या करते हैं उसको डिज़ोल्व करते हैं। तो जैसे ही आप डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के बाद फिर आप क्या करते हैं इसकी आहिस्ता आहिस्ता एवोपरेशन कराते हैं सॉल्यूशन की। जैसे ही एवोपरेशन कराते हैं सॉल्यूशन की तो होता ये है कि जो भी कार्बन डाइसल्फाइड होता है वो आपका एवोपरेट कर जाता है, और एवोपरेट करने के नतीजे में आपके पास जो होते हैं वो क्रिस्टल्स जो होते हैं रोम्बिक सल्फ़र के, वो आपको प्रिपेयर होते हुए जो होते हैं वो नज़र आते हैं, सरफेस के ऊपर आपको बने हुए नज़र आ जाते हैं। अब इसके बाद देख लें प्रॉपर्टीज़, देख लें इसकी। इट इज़ ऑर्डिनरी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फ़र, यानी जो ऑर्डिनरी सल्फ़र होता है आमतौर पे लैब के अंदर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसी को हमने क्रिस्टलाइज़ किया होता है। ये ऑर्डिनरी फॉर्म ही होती है सल्फ़र की। इसका रंग जो होता है पेल येलो होता है और लेमन येलो होता है। इसका जो एट 95.5 इट चेंजेस इनटू मोनोक्लिनिक सल्फ़र, यानी जब इसको मज़ीद हीट करेंगे 95.5 से अब जाएगा तो ये सल्फ़र की दूसरी मोनोक्लिनिक सल्फ़र फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी हम आगे देखेंगे। इसकी डेंसिटी 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में क्योंकि नॉन पोलर होता है, और उसको हम जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर CS2 के अंदर डिज़ोल्व करके ही इसको हम एवोपरेट करवाते हैं, और ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर में देख लें, यहाँ पर आपका जो रोम्बिक सल्फ़र है वो बुनियादी तौर पर क्राउन की फॉर्म में, ये जो आपको शेप नज़र आ रहा है कि 8 जो सल्फ़र होते हैं वो क्राउन की शक्ल में आपके पास क्या होते हैं, अरेंज हुए होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल रिंग के अंदर जो होते हैं वो ये आमतौर पर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये इसकी बुनियादी तौर पर जो है वो स्ट्रक्चर है। तो रोम्बिक सल्फ़र कंसिस्ट ऑफ सल्फ़र एटम इन फॉर्म ऑफ S8 मॉलिक्यूल। S8 मॉलिक्यूल जो है वो एक जो यूनिट है छोटा सा, उसके अंदर 8 सल्फ़र जो है वो आपका क्राउन की शक्ल में आपके पास क्या है, वो आपका रिंग की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। इसके बाद मोनोक्लिनिक में आ जाएं। अब इसकी प्रिपरेशन देख लें। अब प्रिपरेशन इसकी सिंपल से ये दूसरी जो है मोनोक्लिनिक की, इसको जब हमने अभी सल्फ़र प्रिपेयर किया था रोम्बिक सल्फ़र, जब उसको हम हीट करते हैं 95.5 सेंटीग्रेड के ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मोनोक्लिनिक सल्फ़र के ऊपर। यानी आपने हीट किया, आपका जो सल्फ़र था रोम्बिक सल्फ़र उसको आपने हीट किया, जैसे ही हीट किया 95.5 से ऊपर पहुंचा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका मोनोक्लिनिक सल्फ़र के अंदर, और ये 119.25 के ऊपर क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी जब 119.25 से ऊपर जाएंगे तो फिर ये जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फ़र है ये भी फिर आपका क्या हो जाएगा, दूसरी किसी फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और ये निडल्स लाइक स्ट्रक्चर इसके होते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टी देख लें। ऑर्डिनरी क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सल्फ़र, उसको ही हम क्रिस्टलाइज करवाते हैं, और ये जो है प्रॉपर्टी दोबारा पुरानी स्लाइड आ गई है, इसमें देख लीजिए।